नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। उड़ान एस एकेडमी ने सीजीपीएससी प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए एक जयते सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें शाम को 5 बजे डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसी क्रम में मैं मोहम्मद रियाज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि उड़ान एस एकेडमी लगातार 16, 17, 18 को 3 बैचेस स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि 16 दिसंबर को एक बैच स्टार्ट हो रही है व्यापम की, जिसमें अमीन पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर और एडीओ के लिए महत्वपूर्ण होगी। समय होगा 7:30 से 10:30 और ये उड़ान की विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई जाएगी, ये क्लास ली जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर सिटी प्लाजा ब्रांच में जाके संपर्क कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत नॉमिनल रखी गई है। और इसके अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन थी, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि 17 दिसंबर को एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, इंटीग्रेटेड बैच सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस को लेकर। और ये बैच बायलिंगुअल होगी, यानी दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। टाइम होगा 5:30 से 8:30 का और ये आपका हेड ऑफिस में ये बैच स्टार्ट होगी, हेड ऑफिस में। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हेड ऑफिस मेन ब्रांच में आकर संपर्क कर सकते हैं। ये बैच भी हमारे उड़ान के विषय विशेषज्ञों द्वारा ली जाएगी। और ये आने वाले आगामी सीजीपीएससी 2025 को टारगेटेड लेकर पढ़ाई जाएगी। और जो तीसरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 18 दिसंबर से एक बैच स्टार्ट होगी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर, जिसका समय 5:30 से 8:30 का होगा। ध्यान रखिएगा, ये सिटी प्लाजा ब्रांच में होगी और इसमें भी उड़ान एस एकेडमी के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ही ये क्लासेस ली जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर सिटी प्लाजा ब्रांच में जाके संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में अधिकांश हिमनद पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। और मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो 3000 मीटर है, जबकि ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है। तो जो ऊंची पर्वत श्रृंखला होगी वहां पर ग्लेशियर अधिक होंगे, न कि जिनकी औसत ऊंचाई कम है। और आपको बता दूं कि ग्रेट हिमालय में भी बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा काराकोरम पर्वत श्रृंखला में भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं। तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर का दावा किया जाता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में, कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ज्यादा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, इसके अलावा बियाफो ग्लेशियर, बालतोरो ग्लेशियर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर आपको काराकोरम में देखने को मिलेंगे। तो ये कहना कि अधिकांश ग्लेशियर पीर पंजाल श्रेणी में है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा गंगोत्री हिमनद यानी गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय के कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र में है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में स्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में स्थित है, क्या कह रहा है, कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो हिमालय के जो ऊर्ध्वाधर विभाजन की अगर हम बात करें तो हिमालय की 5 नदियों ने हिमालय को 4 ऊर्ध्वाधर भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। 4 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। उन 4 भागों के नाम, यह हिमालय है अगर ग्रेट, मिड और शिवालिक हिमालय, तो एक नदी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं नदी। इन नदियों के नाम ध्यान दीजिएगा, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, जिसमें सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय या कुमायूं गढ़वाल हिमालय, काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय स्थित है। और आपको यहां बता दूं कि पंजाब हिमालय जिसका विस्तार सिंधु से सतलज के बीच में है, लेकिन कुमायूं हिमालय जो सतलज और काली के बीच में, और यह क्षेत्र पड़ता है उत्तराखंड के अंतर्गत। कुमायूं हिमालय जो है वो उत्तराखंड के अंतर्गत आता है और उत्तराखंड में ही गंगोत्री ग्लेशियर है।
तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो हिमालय के कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। यह स्टेटमेंट आपका सही होगा, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कथन दूसरा वाला जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आप किसी भी क्वेश्चंस को लेकर एक एनालिसिस फॉर्मेट को जरूर अपनाएं, एनालिसिस जरूर करें कि जब भी आप किसी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उसके सारे जो डायमेंशन होते हैं उसको भी आप कवर करें। अगर कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो आपको पूरा ऊर्ध्वाधर विभाजन क्लियर होना चाहिए। अगर ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला में कितने ग्लेशियर हैं, कहां अधिक ग्लेशियर है, ये सारे जो डायमेंशन है वो आपके कवर होना चाहिए। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। सबसे पहली तरफ दिया है पहाड़ियां और दूसरी तरफ दिया है क्षेत्र। राजमहल की पहाड़ी, दूसरा रेंगमा की पहाड़ी और तीसरा है लुशाई की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में स्थित है जो मध्य भारत के अंतर्गत आता है, तो ये ऐसा सुमेलित होना चाहिए, जबकि ये लिखा क्या है मालाबार तट पे, जो कि गलत है। रेंगमा की पहाड़ी नागालैंड और असम में फैली हुई है, यानी कि ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी है, तो ये इसका क्या हो गया, सही हो गया। तो ये सही है, रेंगमा की पहाड़ी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। लुशाई की पहाड़ी की बात करें, मिजो की पहाड़ी के अंतर्गत, या मिजो की पहाड़ी जो है उसी को बोलते हैं लुशाई की पहाड़ी। मिजो की पहाड़ी को ही बोलते हैं लुशाई की पहाड़ी, जो मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित है। यानी होने को तो ये भी आपकी कौन सी पहाड़ी है, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी है, जिसमें लेकिन लिखा क्या है सामने मध्य भारत, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला भी गलत, क्योंकि राजमहल के सामने मालाबार तट लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। रेंगमा की पहाड़ी नॉर्थ ईस्ट में है, लुसाई की पहाड़ी जिसको मिजो की पहाड़ी कहते हैं, लुसाई की पहाड़ी मिजो की पहाड़ी है, ये आपका मध्य भारत लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित है पूछ रहा है, मैचिंग करने नहीं दे रहा है, सुमेलित पूछ रहा है, तो सिर्फ दूसरा ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि भारत के प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन ज्वालामुखी नहीं है, जिसमें ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं हुई है। सबसे पहला अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली की बात करें तो अरावली एक वलित पर्वत श्रृंखला है, ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये एक वलित पर्वत है। हाँ, दक्कन ट्रैप की बात करें यानी दक्कन के पठार की बात करें तो ये ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित हुआ है, यानी कि ये एक लावा पठार है। वहीं अंडमान निकोबार की बात करूं तो ये भी वलन और ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से बना है। अंडमान निकोबार की बात करें तो वलन और ज्वालामुखी प्रक्रिया, इसमें भी भारत का सक्रिय और प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है, तो ये भी ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप एक कैसा द्वीप है तो बता दीजिएगा प्रवाल द्वीप। कैसा द्वीप है तो बताइएगा प्रवाल द्वीप है, यानी कि प्रवाल कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीव के मृत होने पर बने प्रवाल भित्तियों के समुद्र के ऊपर आने से बना हुआ है कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो एक प्रवाल द्वीप है, इसका मतलब यह है कि ज्वालामुखी द्वीप नहीं है। और पूछ क्या रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर की कौन सा ज्वालामुखी नहीं है, तो अरावली और लक्षद्वीप ये ज्वालामुखी नहीं है, तो पहला और चौथा इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पहला और चौथा ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि अरावली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहां पर सबसे पहला पूछा, यह विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर आपको बताऊं कि वलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। प्राचीन वलित पर्वत होने की वजह से उसका मैक्सिमम हिस्सा अपरदित हो चुका है, इसलिए उसे आप अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिड्यूल माउंटेन भी कहते हैं। और यह कहना कि इसके अवशेषों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल, अब वलित पर्वत के अवशेष मात्र ही रह गए हैं अरावली में, तो यह पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि साबरमती और लूनी नदियों का उद्गम अरावली है। याद रखें, अरावली पर्वत श्रृंखला के मेवाड़ के पठार में,
ठीक है, या अरावली पर्वत श्रृंखला में उदयपुर जिले के मेवाड़ से नदी निकलती है, कौन सी? साबरमती नदी। तो साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रृंखला के उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है, जबकि लूनी नदी की अगर हम बात करें तो लूनी नदी अजमेर जिले के नाग की पहाड़ी से निकलती है। तो कुल मिलाकर चाहे साबरमती नदी हो, मैं बता दूं आपको कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व से कौन सी नदी निकल रही है, तो बताए साबरमती नदी, और इसके पश्चिम की तरफ से कौन सी नदी निकल रही है, तो लूनी नदी निकलती है। तो साबरमती नदी अजमेर क्या बोलते हैं, उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है, और वहीं पर लूनी नदी की बात करें तो ये अजमेर जिले के नाग की पहाड़ी से निकलती है, ये याद रखिएगा। तो दोनों ही नदियां जो है वो अरावली से उद्गमित होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ नदी दिया हुआ है और एक तरफ सहायक नदियां दिया हुआ है। एक कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी, तीन नदियां दी ही, मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियां दिया हुआ है। ये नदी है, इंपॉर्टेंट नदी, ठीक है। तो यहां पर कृष्णा की सहायक नदियों की बात करें तो कृष्णा की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में क्या बोलेंगे आप, भीमा नदी, मूसी नदी और मुनेरू नदी। जबकि दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों की अगर हम बात करें कृष्णा की, तो मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी और तुंगभद्रा नदी। सो दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, और बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में भीमा नदी, मूसी नदी और मुनेरू नदी। तो ये अगर मैचिंग की बात हो रही है तो देखिए यहां पे मूसी और भीमा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैचिंग होता, लेकिन ये मैचिंग नहीं है। वहीं पर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में पैनगंगा, वेनगंगा, यहां पर आप देखेंगे पैनगंगा, वेनगंगा और इसके अलावा प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी। जबकि दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों की बात करें तो प्रवरा नदी, ये जो आपका मंजरा लिखा हुआ है, प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदी, मंजीरा बोलते हैं, मंजरा भी बोलते हैं, प्रवरा, मंजरा और मनेर नदी। तो ये हो गई गोदावरी की बाईं और दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी। जो आपका ऊपर लिखा हुआ है, अगर मंजरा और पैनगंगा की अगर हम बात करते हैं तो वो गोदावरी की हो जाती है, लेकिन इसके सामने लिखा हुआ है अमरावती और हेमावती, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैचिंग करने के लिए दे रहा है, सुमेलित करने दे रहा है। और कावेरी की बात करें तो कावेरी में मैं आपको बता दूं कि बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में आप जानते हैं हेमावती, शिमशा और अर्कावती, हेमावती, शिमशा और अर्कावती। जबकि दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में आप भवानी, नोयल और अमरावती। तो ये इनकी क्या बोलते हैं, बाईं और दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी हो गई। तो अमरावती, हेमावती, अगर ये सब नाम सामने होता तो ये सही होता, लेकिन ये भी सामने नहीं है, तो ये भी गलत हो गई। मतलब नामों को उलटफेर कर दिया गया है। अगर सहायक नदी पता है तो आप मैच कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप गलत कर देंगे। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, तो ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। सबसे पहला है पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है और अपने प्रवाह के दौरान, आगे बढ़ने के दौरान ये कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है। तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होने की वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा।
मतलब कैस्पियन सागर में कहा है कि उत्पन्न होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो भूमध्य सागर में बनने वाला ये जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है, ये हमारे भारत में जाएगा और भारत में क्या करवाएगा? वर्षा करवाएगा। भारत में जाएगा और भारत में क्या करवाएगा? वर्षा करवाएगा। याद रखिएगा, हिंट दे देता हूं मैं, पश्चिमी विक्षोभ से हमारे भारत में वर्षा जो होती है उसे 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला, ये हिमालय में हिमपात करवाती है। हिमपात का मतलब होता है स्नोफॉल। उसके बाद मध्यवर्ती मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक ये रिमझिम वर्षा करवाती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करवाती है, जिसे मावट कहते हैं। याद रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। तो मावट एक प्रकार की एक स्थानीय नाम है जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को कहते हैं पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा हो रही है उसे 3 भागों में बांट कर देखते हैं, एक हिमालय में, एक मध्यवर्ती मैदान में और एक पश्चिमी राजस्थान में। चलिए, ये हो गया आपका। इसके अलावा अगर भूमध्य सागर में अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो उसकी बहुत अपनी चौड़ी लंबी चौड़ी इसका एक जो क्रियाविधि है, उसके निर्माण की जो क्रियाविधि है वो थोड़ा लंबा जाता है, इसलिए उसको रहने देते हैं। भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट स्ट्रीम। अब देखिए, उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ जो एक क्या है? शीतोष्ण चक्रवात है। इसको क्या कहिएगा आप? ये एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में प्रायः शीत ऋतु में होती है, तब जब सूर्य का क्या होता है? दक्षिणायन होता है। सूर्य के दक्षिणायन होने से भूमध्य सागर में जो शीत ऋतु, क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन होगा तो शीत ऋतु आएगी, तो शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होती है। अब ये सबको बाद में बात करेंगे। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण भूमध्य सागर पे लो प्रेशर का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो 30 से 35 के रेंज में होता है, यहीं पर होता है भूमध्य सागर, और जब ये दक्षिण की ओर खिसक जाती है तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के दक्षिण की ओर खिसकने की वजह से भूमध्य सागर पे लो प्रेशर का निर्माण होता है। और इस लो प्रेशर को भरने के लिए यूरोप की ठंडी और नीचे से सहारा की गर्म हवाएं चलती है। यूरोप की ठंडी और सहारा की गर्म हवाओं के मिलने से एक वाताग्र का निर्माण होता है जिसे हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। चूंकि इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, तो ये, और सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि पश्चिमी विक्षोभ को भारत की ओर स्थानांतरित कौन करता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर पे बनी है, भारत की ओर ले जाने में 2 हवाओं की विशेष भूमिका होती है। एक हो गई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से चलने वाली गर्म पछुआ हवाएं, और दूसरा होता है सब, या फिर बोल सकते हैं उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। याद रखिएगा, इस पश्चिमी विक्षोभ को भारत की ओर ले जाने में 2 हवाओं की विशेष भूमिका होती है, एक गर्म पछुआ हवाएं और दूसरा उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो कहना यह कि भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट स्ट्रीम, तो वो अगर पूरा क्लियर करें तो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा होता है, तो ये सही है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। और इस हिसाब से उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, यानी कि केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। मानसूनी वर्षा, पहला,
दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। मौसमी मतलब सीजनल है, मतलब सिर्फ एक ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ये शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सिर्फ एक ही ऋतु में होती है और वर्षा ऋतु में होती है, इसलिए ये मौसमी है। इसलिए ये एक ही मौसम में होती है और वो मौसम है आपका वर्षा ऋतु का। ठीक, उसके तो ये मौसमी है, तो ये सही हो गया। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक, ये भी सही। क्यों? क्योंकि अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली में होता यह है कि बे ऑफ बंगाल की मानसूनी हवाओं से पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है 60 से 65 और पश्चिमी राजस्थान में वृष्टिछाया प्रदेश बनता है और वर्षा नहीं होती बे ऑफ बंगाल शाखा से। तो ये पर्वत, ये पठार, ये सब ना जलवायु को क्या करके रखे, कंट्रोल करते हैं कि एक तरफ बारिश होगी तो दूसरी तरफ नहीं होगी इस पर्वत की वजह से। तो मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावचों अथवा भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पश्चिमी घाट की बात करें तो एक तरफ बारिश होगी तो दूसरी तरफ वृष्टिछाया प्रदेश बन जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि मानसूनी हवाओं को या मानसूनी वर्षा को ये जो उच्चावच है, भू आकृतियां है, ये प्रभावित करती हैं, उसे कंट्रोल करती है। फिर तीसरा, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मतलब यह है कि अगर आप तट से दूर जाते जाओगे तो वर्षा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जहां पश्चिम बंगाल में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती थी तो पंजाब में 75 या 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 200 पश्चिम बंगाल में, फिर झारखंड में 150, बिहार में 125, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 110, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 90, दिल्ली में 80, हरियाणा में 75 और पंजाब में 70। फिर वो अरब सागर से भी आएगी तो 10 और हो जाएगी तो 80 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि समुद्र से जैसे दूरी बढ़ते जाती है मानसूनी वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। और सबसे आखिरी स्टेटमेंट कि मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान है। तो आपको मैं बता दूं कि सभी स्थानिक वितरण मतलब सभी राज्यों में वर्षा एक ही टाइप की, एक ही बराबर होती है, तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं किसी राज्य में ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो पश्चिम बंगाल में कहीं और ज्यादा होती है, तो मध्य प्रदेश में कम होती है, तो राजस्थान में और कम होती है। स्थानिक वितरण इसका एक समान नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग, इवन तो मध्यवर्ती मैदान में भी, एक मैदानी क्षेत्र होने के बावजूद भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्षा होती है, अलग अलग मात्रा वर्षा की होती है। तो यह कहना कि मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान है तो यह गलत हो जाएगा। स्थानिक वितरण मतलब क्षेत्रीय वितरण एक समान है तो यह गलत है। तो इसमें 3 ही सही है और एक गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है ये? एल नीनो और ला नीनो के संबंध में इनमें से कौन सा तथ्य सही है? सही की बात कर रहा है एल नीनो और ला नीनो के बारे में। एल नीनो का संबंध प्रशांत महासागर की जलीय सतह का तापमान बढ़ने से, क्योंकि एल नीनो एक ऐसी जलधारा है, तो बता दीजिएगा, गर्म जलधारा है। एल नीनो एक ऐसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर की जो सागरीय सतह के तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है, जबकि ला नीनो का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर, हालांकि प्रशांत महासागर में आप स्पेसिफिक तौर पे कौन सी जगह को बताएंगे? दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर, जो पेरू का तट वाला क्षेत्र होता है, कि जलीय सतह के तापमान के कम होने से होता है। याद रखिएगा, ला नीनो वही एक कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, यानी कि ये हो गया वार्म करंट और ये हो गया कोल्ड करंट। तो एल नीनो का संबंध गर्म जलधारा से है और ये जलधारा की उत्पत्ति कब होती है? जब दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के सागरीय सतह के जल का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और वहीं ला नीनो एक ठंडी जलधारा है, इसका संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के सागरीय सतह के जल के तापमान के कम हो जाने से उत्पन्न होती है। और आपको यह भी बता दूं कि एल नीनो के अगले वर्ष ला नीनो की उत्पत्ति होती है। दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एल नीनो संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाली आंधियों और टॉर्नेडो यानी कि चक्रवात से संबंधित है।
जबकि लानिनो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में पड़ने वाले सूखे से संबंधित है। याद रखिएगा, एल नीनो जहां चक्रवात लाती है यूएसए के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, वहीं लानिनो के आने से सूखा, या फिर यह कहा जाए कि वर्षा नहीं हो रही है तो सूखे की स्थिति हो रही है। वैसे भी वो जगह कैलिफोर्निया का मरुस्थलीय क्षेत्र है, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा की वजह से वैसे भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, तो वर्षा ना होने के तो कारण है ही है। लेकिन एल नीनो के आने से अगर वर्षा हो रही है चक्रवात से, तो लानिनो से वर्षा नहीं होती, तो उसको हमने क्या संज्ञा दे दी, सूखे से संबंधित हमने जोड़ दिया। तो हालांकि ठीक है, तो एल नीनो आने से वर्षा, चक्रवात से वर्षा, और लानिनो आने से वर्षा नहीं होती, वो सूखा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एल नीनो का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। बिल्कुल, एल नीनो का आना ये एक प्रकार का क्लाइमेटिक चेंज होता है जो हमारी जलवायु को सीधी तरह से प्रभावित करता है। एल नीनो के आने से भारतीय जलवायु का भारतीय जो मानसून है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उससे वर्षा नहीं होती, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि लानिनो के साथ ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहां गलत हो जाएगा। जहां एल नीनो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, वहीं लानिनो भी एक प्रकार का जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर एल नीनो आई है तो अगले साल लानिनो भी आएगी, और दोनों ही क्लाइमेटिक चेंज से जुड़ता है। ये कहना कि एल नीनो क्लाइमेटिक चेंज की वजह बनती है जबकि लानिनो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मानसून को प्रभावित करता है एल नीनो सूखे के रूप में, वहीं लानिनो आने से भारत में बहुत बाढ़ आती है। एल नीनो सूखा लाता है तो लानिनो बाढ़ लाती है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथे नंबर पे देखा जाए तो एल नीनो को छोटा बच्चा या लिटिल बॉय, और लानिनो को छोटी बच्ची या लिटिल गर्ल कहा जाता है, तो ये आपका सही है। एल नीनो को छोटा बच्चा और लानिनो को छोटी बच्ची के नाम से जाना जाता है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। क्या पूछ रहा है कोर्ट में, क्या पूछा इसने, कौन सा तथ्य सही है? तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? कांटेदार वनस्पति मतलब ये हो गया आपका कुल मिला के मरुस्थलीय वनस्पति। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मरुस्थलीय वनस्पति पाए जाते हैं, यानी कांटेदार वनस्पति पाए जाते हैं। और दूसरा बोल रहा है, पहला सही हो गया, दूसरा कह रहा है इस प्रकार के वन देश के उत्तर पश्चिमी भाग में, या साफ साफ कहा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ही वर्षा होती है 0 से 50। तो ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं। पर्णरहित, सहित मतलब होना और रहित मतलब नहीं होना। पर्णरहित मतलब पत्ते नहीं होते। भाई पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं लेकिन आ जाते हैं, लेकिन इनकी बात करूं तो इनके पत्ते ही झड़े रहते हैं, पत्ते ही नहीं रहते, और पत्तों की जगह कांटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वर्षा बहुत कम होती है, नहीं होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल नहीं होता, और जब जल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होती है, जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा अच्छे से तो वहां पे पत्तियां भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं, मतलब इनमें जनरली पत्ते नहीं रहते, इनमें सिर्फ कांटे रहते हैं। तो कांटेदार वनस्पति के बारे में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब बात करें अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा, कौन सा सही नहीं है, यानी क्या पूछ रहा है? सही नहीं है मतलब गलत है। तो जो सही होंगे वो नहीं, वो गलत होंगे, जो गलत होंगे वो सही होंगे। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारत का प्राय द्वीपीय भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और उत्तरी भारतीय भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, और 0 से 12 को कहते हैं उष्ण कटिबंध,
और 12 से 23.5 को कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, और 23.5 से 45 तक के क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इस हिसाब से भारत का जो दक्षिण भारत है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध को दर्शाता है, और उत्तर भारत जो है वो शीतोष्ण कटिबंध को दर्शाता है। ये एक नॉर्मल परिस्थिति है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है जहां पर आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला है और हिमालय पर्वत की वजह से तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाएं हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, इस वजह से पूरा का पूरा भारत गर्म माना जाता है, यानी कि उष्ण माना जाता है। एग्री? अब इस स्थिति में चूंकि कर्क रेखा भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती है, तो दक्षिण भारत की जलवायु की दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में इक्वेटर के नजदीक होने की वजह से यह जगह गर्म होती है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और उत्तर भारत भी गर्म है। शीतोष्ण कटिबंध एक ठंडे प्रदेश को बोलते हैं, लेकिन चूंकि हिमालय की ठंडी हवा तो आई ही नहीं, इसलिए यह कटिबंध यहां पे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो उत्तर भारत जो है वो इक्वेटर से थोड़ा दूर होने की वजह से कम गर्म को दर्शाएगा, इसलिए इसको हम क्या मान के चलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश मान के चलते हैं। तो दक्षिण भारत ज्यादा गर्म, वहीं उत्तर भारत कम गर्म। ठंडे की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा वाली स्थिति हमारे भारत में वैसी है ही नहीं, क्योंकि तिब्बत की ठंडी, या ठंडी के मौसम में ठंडी तब लगती है ना जब ठंडी हवाएं आती हैं। जब हवाएं गर्म होगी तो ठंडी कैसे लगेगी? तो यहां पर ये कि प्रायद्वीपीय भाग जो है दक्षिण भारत जो है वो उष्ण और उत्तरी भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंध को दर्शाता है, ये आपका सही होगा। ये दोनों ही सही होंगे। और चूंकि पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ना पहला गलत है ना दूसरा गलत है, तो ना तो एक और ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि पहला भी और नहीं और दूसरा भी नहीं, क्योंकि गलत पूछ रहा है ना। अगर गलत होते तो दोनों सही होते, तो ये तो ना तो एक और ना तो दो, पहला भी नहीं और दूसरा भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगर आगे बढ़े और बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई अधिक प्रचलित है, क्योंकि पहला, ये तरंगित उच्चावच और कठोर चट्टानों के कारण नहरों और कुओं की खुदाई कठिन है। तालाब का पानी सूख जाए तो पानी नहीं बचता, लेकिन कुएं की बात करें तो कुएं का पानी निकालने के बाद अगले दिन फिर कुएं में पानी भर जाता है। नहरों की बात करें तो नहरों से एक बहुत बड़ा क्षेत्र सिंचित हो जाता है, तो नहर और कुआं ठीक भी है। तालाब की बात करें तो तालाब की स्थितियां जो है कि तालाब, देखिए, तरंगित उच्चावच यानी उच्च भूमि, पर्वत पठार और कठोर चट्टान, पूरे प्रायद्वीपीय पठार में आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कड़प्पा चट्टान, विंध्यन चट्टान, गोंडवाना चट्टान पाई जाती है। अब चट्टानी प्रदेश में, ठीक है, कठोर चट्टान होने की वजह से वहां पे नहर बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक लंबी क्या करनी पड़ेगी, चीजों को नहर बनाने के लिए, ठीक है, एक क्या बोलना चाहिए, पूरा लंबा बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, और कुएं के लिए भी आप खुदाई करनी पड़ेगी, तो उतना पॉसिबल नहीं है कठोर चट्टानी क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको क्या ही देखने को मिलेंगे, ज्यादातर तालाब देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ तरंगित उच्चावच और कठोर चट्टानों के कारण नहरों और कुओं की खुदाई कठिन है, तो ये पहला सही है। दूसरा बोल रहा है यहाँ जनसंख्या और कृषि भूमि का बिखराव पाया जाता है। भाई प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारी पर्वतें हैं, बहुत सारी पठारें हैं, मैदाने हैं, तो आदमी बसेगा कहाँ? पठारों मतलब मैदानों में ही बसेगा। तो कहीं बसा है तो कहीं खुली जगह, जबकि मध्यवर्ती मैदान में क्या होता है कि पूरा का पूरा मध्यवर्ती मैदान में लोग बसे हुए, पूरे के पूरे जगहों पे लोग बसे हुए। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में ऐसा नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति ऐसी नहीं है, कहीं पर है तो फिर कहीं पर पहाड़ी की वजह से नहीं है, सिर्फ कहीं और रह रहे हैं। ये कृषि भूमि है तो ये कृषि भूमि नहीं है तो ये भूमि है। इस टाइप का बिखराव पाया जाता है जनसंख्या और कृषि भूमि को लेकर। जनसंख्या कृषि भूमि को लेकर बहुत ज्यादा बिखराव पाया जाता है प्रायद्वीपीय पठार में, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है यहाँ कठोर चट्टानी संरचना के कारण वर्षा का जल का अंतःश्रवण बहुत कम होता है। जहां मैदान होगी वहां पर पानी नीचे की ओर जाएगा, लेकिन जो चट्टानी संरचना है, चट्टान के ऊपर का हिस्सा तो मिट्टी हो चुका है लेकिन अंदर तो चट्टान है। तो यहाँ कठोर चट्टानी संरचना के कारण वर्षा का जल नीचे की ओर बहुत कम हो पाता है,
इस वजह से अंतःश्रवण बहुत कम होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, सही है। तो पहला भी सही है कि नहरों और कुओं की खुदाई कठिन है, उसे खोद पाना, नहरों के लिए पूरा चट्टानों खोदना, कुएं के लिए खोदना कठिन है। दूसरा कह रहा है कि बिखराव पाया जाता है, ये भी सही है। और तीसरा बोलता है अंतःश्रवण बहुत कम होता है, ये भी सही है। यानी कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। और उसके बाद जब अगले प्रश्न की हम बात करें तो बोल रहा है कि विभिन्न फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहां पर देखिए रबी की फसलें दी हुई है, खरीफ की फसलें दी हुई है और जायद की फसलें दी हुई है। यहां पर देखिएगा कि गेहूं और जौ ये खाद्यान्न, खरीफ की खाद्यान्न फसलें हैं। मटर और चना ये खरीफ की दलहन की फसलें हैं। और यहां पर गन्ना और कपास जो दिया है ये जो नकदी फसलों में आती है, ये खरीफ की नकदी फसलें हैं। खरीफ की नकदी फसल है, रबी की नकदी फसलों में नहीं आती। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, खरीफ की फसलों की बात करें तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का ये खरीफ की फसल है। सोयाबीन ये आपकी खरीफ की तिलहन की फसल है। और जूट ये खरीफ की नकदी फसल है। तो ये सही है। जायद की फसलों की बात करें जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, सब्जी ये सब आपकी जायद की फसल है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो पहला गलत है लेकिन दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब है। दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता। देखिए, भद्रावती स्टील प्लांट है कर्नाटक में, सालेम स्टील प्लांट है तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है आंध्र प्रदेश में। लेकिन रेणुकूट की बात करें तो रेणुकूट में स्टील प्लांट नहीं है, ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। और एल्युमिनियम उद्योग में भी कौन सा, हिंदाल्को। क्या बोलेंगे, हिंदाल्को की बात करें तो हिंदाल्को की स्थापना क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट में की गई हिंदाल्को की स्थापना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रेणुकूट जो है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं बल्कि एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेणुकूट। और बात अगर करें किसकी, अगले प्रश्न की, जो हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है, इस पे बात करें तो याद रखेगा कि सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ रेलवे जोन दिया गया है और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है। रेलवे जोन और मुख्यालय की बात करें तो हमारे पास वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। वर्तमान में हमारे पास 18 रेलवे जोन है। और अगर रेलवे जोन को अगर एक सीक्वेंसिंग के साथ जमाया जाए तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेलवे जोन को याद करने के आसान तरीकों में 14 रेलवे जोन इसी प्लस में ही कवर हो जाते हैं और 4 रेलवे जोन जो है वो अलग से आप पढ़ ले तो आपका 18 रेलवे जोन पूरा हो जाता है। यहाँ पर मध्य रेलवे, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मध्य रेलवे, ये उत्तर रेलवे, ये दक्षिण रेलवे, ये पूर्वी रेलवे, ये पश्चिम रेलवे, ये उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, और एक यहाँ पर जिसका नाम है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। 14 रेलवे जोन इसी के अंतर्गत आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको लिख दूं कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल, उत्तर पश्चिम में बता दीजिएगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, दक्षिण में बता दीजिएगा
सिकंदराबाद। पश्चिम मध्य रेलवे बता दीजिएगा जबलपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बताइएगा हाजीपुर बिहार। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर राजस्थान। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। और एक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। तो ये हो गए हमारे 14 रेलवे जोन और बचे 4 रेलवे जोन में पहला बता दीजिएगा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जिसका मुख्यालय गुवाहाटी। इसके अलावा मेट्रो रेलवे जिसका मुख्यालय कोलकाता। तीसरे नंबर पे अब एक बात और समझिए आइएगा, उत्तर पूर्वी तो समझते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। अब यहां पर ये हो गया पूर्वी तटीय रेलवे और ये हो गया आपका दक्षिण तटीय रेलवे। तो ये जो आपका पूर्वी तटीय रेलवे है ना, ये पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है आपका भुवनेश्वर यानी उड़ीसा। और ये जो दक्षिण तटीय रेलवे उसका मुख्यालय हो गया आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। 27 फरवरी 2019 को स्थापित किया गया भारत का 18वें नंबर का सबसे नवीनतम रेलवे जोन। भारत का सबसे नवीनतम रेलवे जोन 18वें नंबर का 27 फरवरी 2019 को, ये याद कर लीजिएगा। चलिए तो फिलहाल मैचिंग करते हैं, चलो ठीक मैचिंग करते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, ये गलत लग रहा है थोड़ा सा। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय उत्तर पूर्व गोरखपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। और दक्षिण मध्य रेलवे की अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे आपका सिकंदराबाद। ये उत्तर मध्य, ये मध्य हटा दीजिए, मध्य नहीं आएगा, मध्य गलत है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय, ये देखिए उत्तर पूर्व रेलवे मुख्यालय गोरखपुर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर पश्चिम मध्य। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। इस हिसाब से इसका सही जवाब होगा 4321। 4321 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। वो गलती से ये मध्य लिखा गया, सॉरी मध्य नहीं रहेगा। उस हिसाब से इसका क्रम जो होगा वो 4321 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और भी अच्छे वीडियो आपको पीएससी प्री के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।